पीडीएस, क्योंकि वीएसटी इंडस्ट्रीज में 20% और हमने देखा आर के धमानी ने यहाँ बड़ा स्टेक लिया है, यहाँ पर एक मोमेंटम बनने की बात हो सकती है। लेकिन एक बार पीडीएस लिमिटेड को समझते हैं। कल ये 2.5% नीचे था, या मालाबार इंडिया ने फंड बाइंग देखने को मिली है। तो क्या पीडीएस में इस न्यूज का ज्यादा बड़ी नहीं है, 10 लाख शेयर है, लेकिन क्या एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में? संतोष, क्विकली बताएं, क्या यहाँ ट्रेड दिखता है? यस प्रियंका, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा था। हमने एक बड़ी तेजी देखी थी, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ। कल का जो लो है एग्जैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप मेरे हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे खरीदिए, 475 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 660 के लेवल देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर। ओके, पोजिशनल बेसिस पर काफी ऊपर के टारगेट आप बता रहे हैं, यानी 660 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन वीएसटी इंडस्ट्रीज, इसको समझते हैं, और इसमें इनफैक्ट हम कुछ चेक भी कर रहे थे कि वीएसटी इंडस्ट्री के बल्क डील में लगभग 1.44% स्टेक खरीदा है, और सिर्फ आर के धमानी ने नहीं, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक खरीदा है। क्या ये स्टॉक और इसके पेयर्स आपको याद होंगे, गोडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी, इनफैक्ट आईटीसी में भी मूव है, जिस इंडस्ट्री को ये केटर करती है, और यहाँ पर क्या आगे चल के क्या इंटरेस्ट हो सकता है? टैक्स पॉलिसीज क्या एक बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से शायद इसमें एक एंटिसिपेशन में बड़े इन्वेस्टर्स इसमें घुस रहे हैं? क्या पूरे स्पेस के लिए एक फेवरेबल मूव आ सकती है? उसको भी चेक करेंगे। वीएसटी इंडस्ट्रीज को भी चेक करें, और एक बार इसके पेयर्स को भी चेक करें। सोनी, कहां पर आपको और ट्रेड पॉसिबिलिटीज दिखती हैं? जी प्रियंका जी, वीएसटी इंडस्ट्री में देखेंगे तो कल का एक बड़ा मूव के बाद जहां पे अभी करंट लेवल पे सपोर्ट नजर आ रहा है, वो है अराउंड 3870 के आसपास। वो एक वीकली ब्रेकआउट उसी रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है। सो एज लॉन्ग एज 3850 होल्ड कर रहा है, एनी डिप्स आप इसी लेवल के अराउंड देख सकते हैं। और 3870 के सपोर्ट के साथ वहां से वो दोबारा अराउंड 4100 4150 के रेंज में भी जा सकता है। सो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू बन सकता है इसमें, वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं। सो डेफिनेटली ये एक अच्छा पिक रहेगा देन दी अदर पेयर्स। ठीक है, वीएसटी इंडस्ट्रीज थोड़ा नीचे आए तब यहाँ पर एंट्री लेने की सलाह स्टॉक में वीएसटी इंडस्ट्रीज पर। इस बीच कुछ क्वार्टरली जो अपडेट्स आए हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सीएसबी बैंक नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, डिपॉजिट में 21% की ग्रोथ, और ग्रॉस एडवांसेस भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 23% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। कल के सेशन में हल्की कमजोरी थी सीएसबी बैंक में, लेकिन रिकवरी भी आई थी। संतोष जी, क्या सजेस्ट करेंगे सीएसबी बैंक में? क्या मौजूदा स्तरों पर कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? यस, सीएसबी बैंक का स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, एक ब्लैक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है, और अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से बाइंग करना चाहिए। आप नीचे स्टॉप लॉस लगाइए 400 रुपए का। ऊपर में पहला टारगेट जो रहेगा 440 रुपए का, 440 क्रॉस करता है तो 470 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल एक्सपर्ट को भी जोड़ लेते हैं, पार्थिव शाह हमारे साथ। पार्थिव, मॉर्निंग। आपके साथ पहली बार बात हो रही है 2024 में, तो विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्विकली मुझे कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करने थे, उसमें से एक एमएनएम फाइनेंस भी है। क्या इसका पीक हो चुका है? वर्स्ट ऑफ द टाइम ये देख चुका है स्टॉक। 3 ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स हैं जिसमें से सबके जो वरीज हैं कि डिसबर्समेंट लगातार आपको वीक दिख रही है, लास्ट मंथ में भी इसी तरह की देखने को मिली है, और जिसके चलते स्टॉक को लगातार डाउनग्रेड्स या फिर इक्वल वेट से अंडरवेट की अब रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको हमारे सब बाकी सब एंकर्स को, पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं कि ये नया साल हमारे सबके लिए बहुत अच्छा, हेल्दी और वेल्दी रहे। सी एमएनएम फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये एक परफेक्टली सिक्लिकल स्टॉक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमएनएम फाइनेंशियल का ज्यादातर डिसबर्समेंट है, हम जानते हैं कि रूरल सेगमेंट से आता है, और हमने हमेशा देखा है कि 2-3 क्वार्टर्स ये कंपनी जब शानदार रिकवरीज दिखाती है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट्स, इन टर्म्स ऑफ अच्छे एनपीएल लेवल्स, उसके बाद हम देखते हैं कि हमेशा जब भी रूरल में कोई भी वीकनेस आती है या तो मानसून डिलेड होता है, तो हम देखते हैं कि ये कंपनी के जो एनपीएल्स है वो बढ़ जाते हैं, डिसबर्समेंट्स कम हो जाते हैं, और कंपनी अगेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्लीनिंग द बैलेंस शीट। और पास्ट में उन्होंने लोअर लेवल्स पे राइट्स इशू भी किए थे, उसके बाद इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिले थे। समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये एक जो एनबीएफसी है फ्रॉम द महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप, इट इज नॉट एबल टू स्केल टू द लेवल जो उसके दूसरे पीयर्स ने, क्योंकि काफी पुरानी कंपनी है। तो मतलब ये कंपनी में हम इन्वेस्टर्स को यही सलाह देते हैं कि जब भी इसमें सिक्लिकल लो होता है या तो बैलेंस शीट जब बिगड़ता है, तब आप इसमें इन्वेस्ट करें और एक पोजिशनल ट्रेड की बेट बनाए एट द बेस्ट। यहाँ से मुझे बहुत री रेटिंग ऐसा मेरे को संभवतः कम लग रही है।
बिल्कुल, सिक्लिकल स्टॉक है ये, कुछ कंसर्न्स आपने भी बताए पार्थिव, तो अब टेक्निकली करना क्या चाहिए? क्या ये एक शॉर्ट का कैंडिडेट है यहां से सुमित? सॉरी जी, एमएनएम अगर फाइनेंस के एक बार चार्ट चेक करके आप बताएंगे हमें कि आप इसे अप्रोच कैसे करेंगे? जी देखिए, स्टॉक में तो वीकनेस है बिल्कुल। आप देखिए तीनों के तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है, अपना 50 डे 100 डे। तो एज ऑफ नाउ बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो यहाँ पे एक 260 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर ये 260 की लेवल्स ब्रेक कर रहा है तो हमें लग रहा है कि डाउन साइड के गेट्स ओपन हो जाएंगे और नीचे तक ये 245 तक भी जा सकता है। अपसाइड में अगर देखा जाए तो 280 282 का जो जोन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अपसाइड को भी आप एक बार यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस। लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, तो फिलहाल बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है एमएनएम फाइनेंस में। हालांकि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, उसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इन स्टॉक्स पर नजर रखिए और फंडामेंटल ड्राइव ये पार्थिव आपको दे रहे थे। पार्थिव, एक बार बैंकिंग शेयरों पर भी आपकी राय लेंगे। आज जो खबर आई है कि आरबीआई ने बैंकों के डिविडेंड को लेकर कुछ जो नियम है वो सख्त कर दिए हैं और 3 साल के अंदर अंदर रेगुलेटरी नियम का पालन करना भी जरूरी होगा। आपने इस खबर को कैसे एनालिसिस किया? बैंकिंग शेयरों पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये अच्छी न्यूज़ है बिकॉज आपने देखा होगा कि आरबीआई ने उनकी पिछली मीटिंग में ये भी बताया था कि उनकी थोड़ी चिंता है कि बैंक्स जो उनका एक सरप्लस कैपिटल है वो ज्यादा फोकस करे अनसिक्योर्ड लेंडिंग में। और हम हमेशा पास्ट हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि जब भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग ऑफ द बुक बैंकिंग की बढ़ जाती है और जब भी उसके बाद इकोनॉमी में स्ट्रेस आता है तो बैंक का जो रिकवरी होता है वो बहुत स्ट्रांग बहुत वीक हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है और बैंक को वापस कैपिटल रेज करना पड़ता है। इसी माहौल में अगर बैंक्स ज्यादा डिविडेंड डिस्बर्स करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके रिटर्न रेशियोज ये डिजर्व नहीं करते, तो हमने देखा है कि वो स्टेक होल्डर्स की वैल्यू काफी इरोड करते हैं बिकॉज इक्विटी डायल्यूशन होती है, आरओईज कम होते हैं और आरओईज पे भी इम्पैक्ट होता है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये जो भी मूव्स आरबीआई ले रहे हैं बहुत अच्छे मूव्स है। और बैंकिंग सेक्टर में हमेशा हमारा यही थीसिस रहा है कि बैंकिंग का बिजनेस जो है वो लेंडिंग अकेले का नहीं है, वो रिस्क मैनेजमेंट का भी है। तो अगर बैंक एफिशिएंटली रन है, हमने देखा है काफी प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स आर वेरी एफिशिएंटली रन, काफी फ्रंटलाइन पीएसयूज आर आल्सो नाउ वेरी एफिशिएंटली रन, काफी क्लीन अप हो चुका है और अभी नए डिसबर्समेंट है स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग स्किल्स के साथ ही कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स विल बी बेटर ऑफ कि फ्रंटलाइन बैंकिंग नेम्स में भी रुचि रखे। जो सेकेंड जो टीयर के या थर्ड टीयर के जो मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर के बैंक्स है वहां पे हमने ऑलरेडी अच्छी रैली ऑलरेडी देख चुके, तो अभी देखना रहेगा आने वाले 2-3 क्वार्टर वो कैसे परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनपीएल्स। तो उस लिहाज से फ्रंटलाइन बैंक्स नेम्स लाइक कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे हमें लग रहा है कि इन्वेस्टर्स बेटर ऑफ होंगे आने वाले 2-3 साल के लिए। गुड मॉर्निंग, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है शो में। मैं थोड़ा लेट हो गया आज, मेरी गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया था तो टायर बदल रहा था। ऐसा लग रहा है कि बाजार का भी टायर जो है थोड़ा कहीं पंचर सा हुआ है क्योंकि कल काफ़ी बात हो रही थी। कहीं ना कहीं लोगों को ना बहुत ज़्यादा गर्मी जिसे कहते हैं ना मिड कैप स्टॉक्स में या बड़ी बड़ी पोजीशन बाजार में लेने की हिचक आ रही है कहीं ना कहीं। तो ये भी एक तरह से, हालांकि फ्लोज में कोई कमी नहीं आई है लेकिन अगर आप देखिए हमारे पैनलिस्ट के, मैं भी आप सारी कमेंट्री सुन रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म वाला स्टांस आ गया जो कि अच्छी बात है। एक स्टॉक तो लार्ज कैप से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले पार्थिव, हीरो मोटोकॉर्प, ये जो एक तो ये जो नंबर्स आते हैं सेल्स नंबर्स, ये एक बात है, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे आपके क्वार्टर के नंबर्स देखें, क्योंकि वो वेरिएंस भी हो जाती है। सेल्स नंबर में सिर्फ गाड़ी बिकने वाली सेल आती है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स में आपके ऑटो पार्ट्स, सर्विसिंग, सब चीज़ें मिला के नंबर वेरिएंस भी करता है। आपको हीरो मोटो में कितना कंफर्ट आ रहा है वर्सेस बजाज और टीवीएस इस समय, जो भाव देखा जाए हीरो का? तो क्योंकि 3,000 वाला करीब 4,000 हो गया है। गुड मॉर्निंग अजय, आपको भी विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अजय एक डेटा आपसे शेयर करूंगा, शायद आपने पढ़ा ही होगा कि इंडिया में जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें एवरेज सेलिंग प्राइस जो पहले 8.9 लाख हुआ करता था इन 2019-20, अभी ये 11.4 लाख हो गया है, थैंक्स टू द फैक्ट कि काफी एसयूवीज बिक रही है, काफी प्रीमियमाइजेशन पे फोकस हो रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि जब भी कोई भी जो व्हीकल ओनर है उनका अगर टायर पंचर होता है तो वो टायर अकेला नहीं पूरी गाड़ी बदल देते, तो ऐसा कुछ होता है तो प्लीज हमें याद कीजिएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू हीरो मोटोकॉर्प। सो देखिए, हीरो मोटोकॉर्प हम जानते हैं कि 50% वॉल्यूम सेल्स रूरल से आता है और रूरल पिछले काफी क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि बहुत वीक रहा है।
और यही वजह है कि टीवीएस मोटर्स जिसने अर्बन में बहुत अच्छा मार्केट शेयर गाना किया है और उनका जो रूरल प्रेजेंस है वहाँ पे भी काफ़ी स्टेबिलिटी रही है, तो इट हैज़ बीन अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और वहाँ पे उन्होंने मार्जिन्स भी इंक्रीज किए, गोज टू शो के उनकी प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। सेम इज द केस विद बजाज ऑटो, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्सपोर्ट्स थोड़े टेपिड रहे, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छी कामगिरी की है। एंड बोथ ऑफ देम हैव डन वेल एट द कॉस्ट ऑफ हीरो मोटोकॉर्प, बिकॉज हीरो मोटोकॉर्प में काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं देयर आर लैक ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्चेस जिसने शानदार बुकिंग्स दिखाई हो, शानदार प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई हो। डिस्पाइट दैट हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक हैज इंच्ड अप बिकॉज रूरल में जो रिकवरी है वहां पे काफी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड कंफर्ट है। आगे जाता है अगर रूरल सेगमेंट पिकअप करता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प एज कम्पेयर टू उसके दूसरे दो पीयर्स है काफी अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ पे 15 to 20% जितनी रैली बन सकती है। 15 to 20% की रैली बन सकती है। इसको वैसे भी ये बहुत अच्छी बात बोलती पार्थिव ने कि हीरो मोटोकॉर्प को आपको एक एफएमसीजी कंपनी की तरह भी देखना चाहिए। जितना इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना इनका सेल्स रूरल से आता है, ये डाबर मैरिको से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ कैटेगरी डिफरेंट है। तो अगर वहाँ पे हल्की हल्की रिबाउंड आ रही है, 5-7 क्वार्टर में लोगों को कंफर्ट मिल रहा है वहाँ पे, फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा चला हुआ स्टॉक है। ये एक बार 20-25% चल चुका है, बट टीवीएस बजाज या कंपैरिजन में कम चला है, तो शायद यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश बन सकती है। संतोष, मेरा एक क्विक चार्ट चेक भी दे दीजिए, कितने लेवल पे एंट्री करें इसमें हीरो में? जी अजय जी, हीरो मोटो का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आप चार्ट देखोगे ना तो 2017 के लेवल को अब बड़े दिनों बाद क्रॉस किया, तो मतलब आप देखो तो 6-7 साल का कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। तो जब भी स्टॉक ऐसे लेवल क्रॉस करता है तो बड़ी तेजी आती है। हालांकि अभी करंट लेवल पे इतना आपको लगेगा कि लोअर लेवल से काफी चल चुका है, तो कुछ पुल बैक भी आ सकता है, बट कोई भी पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी के रूप में देखना चाहिए। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखोगे तो मुझे लगता है इसमें और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 30-40 जो पृथ्वी जी ने कहा 15-20% की, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। नीचे अब मुझे लगता है जो 3800 का जो लेवल है एक अच्छे बेस का काम करेगा। ओके, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तो आप इसका मतलब एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, डिप्स पर बाय होना चाहिए, जिस तरह से टेक्निकल चार्ट्स आप बता रहे हैं और पार्थिव फंडामेंटल व्यू बता रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं, मेटल एंड माइनिंग से स्पेशली मॉइल को डिस्कस करते हैं। हालांकि वेदांता की भी आप देखें, वहां पर भी इनकी जो माइंड मेटल प्रोडक्शन के फिगर्स आई हैं वो बहुत हद तक इनलाइन रही हैं, पर मॉइल के तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स थे। रिकॉर्ड मंथली प्रोडक्शन था दिसंबर में, 31% की ग्रोथ देखने को मिली। मॉइल पर क्या एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा आज? सोनी लेना चाहिए इसे? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो मॉइल का कल का जो क्लोजिंग हुआ है वो 10 और 20 EMA के ऊपर ही हुआ है। सो जब तक 305 का एक सपोर्ट मेंटेन रहता है आज के डे में, एक उसका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 320 को वो ब्रेक करने के अटेम्प्ट जरूर करेगा। अबव 320 उसका एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो वो टुवर्ड्स 335 के लेवल तक जाएगा। सो एक वेट एंड वॉच की एक सलाह रहेगी, 320 के अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो उसके ऊपर ही आप एंटर कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 335 के रेंज में, एंड देन वहां पे आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा टुवर्ड्स 310। ठीक है, ऑलराइट, ये तो टेक्निकल चेक हुआ मॉइल पर। लेकिन एक बार अब मिड कैप बैंक्स को भी डिस्कस करते हैं। कई कई जगह पर बिजनेस अपडेट्स आए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आए हैं, सीएसबी के आए हैं और पीएनबी के। लेकिन पार्थिव, एक ट्रेंड जो मेजर दिख रहा है, कहीं ना कहीं मिड कैप बैंक्स में आपको वॉल्यूम ग्रोथ तो दिख रही है, डिपॉजिट ग्रोथ तो क्लियरली दिख रही है, डिपॉजिट एडवांसेस बढ़े हैं इनफैक्ट वाई एंड वाई। इनमें से सबसे प्रिफर्ड काउंटर्स कौन सा होगा जिसे आप ट्रैक कर रहे हैं? अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स देखे तो प्रोविजनल नंबर्स देखे तो दे आर डेफिनेटली लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सतत ये जो बैंक है उसकी बुक वैल्यू अभी बढ़ रही है, और जिस तरह से इन्होंने डिसबर्समेंट्स भी दिखाए और अंडर राइटिंग स्किल्स दिखाए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ही कंफर्टेबल है। नो डाउट हम लोग जो स्टार्टिंग ऑफ द शो में डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा आरबीआई को रिस्क का चिंता है इन टर्म्स ऑफ द एंटायर बैंकिंग सेक्टर, तो उस लिहाज से कैसी ये बुक डेवलप होती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वो देखना जरूरी रहेगा। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर तो कोई एनपीएल में स्पाइक नहीं होने चाहिए, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र आउट ऑफ द काउंटर्स मुझे लग रहा है कि अच्छा है। कासा का ग्रोथ है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आई थिंक दैट इज फाइन। 50% कासा स्टिल वेरी हेल्दी, तो स्प्रेड्स अच्छे मेंटेन रहेंगे, नीम्स भी मेंटेन रहेंगे। डिसबर्समेंट्स आई थिंक अराउंड 12 to 15% का ग्रोथ दिखाता है, तो मुझे लगता है बहुत ही चीप अंडर वैल्यू स्टॉक है। ओके, ये